बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची का मेयर, दहाइयों बाद ये खबर मिली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि पहले ही बार बार आकर ये कह रही थी कि इस दफ़ा हमारा ही मेयर होगा। सईद गनी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं जो एडवांस में मुबारकबादें दे रहे थे अपने नामजद मेयर को। और अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ से जो कि बहुत ज़्यादा यकीन था कि हमारा, क्योंकि मेजॉरिटी है तो हमारा ही मेयर आएगा। कल क्या हुआ वो हमारे सामने है कि मेजॉरिटी होने के बावजूद आखिरी वक्त में किस तरीके से एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है पीटीआई जो कि सपोर्ट कर रही होती है। लेकिन खैर ये पाकिस्तान की सियासत में कोई पहली दफ़ा भी नहीं हो रहा है। बहुत ऐसे ओकेजन्स आए हैं जहां पर मेजॉरिटी का दावा करने वाली जमातें या उम्मीदवार हारते रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो जीत हो जाती है। सो ये अगेन सियासत है। लेकिन बहरहाल मुर्तज़ा वहाब साहब को मुबारक हो, पीपल्स पार्टी को मुबारक हो कि उनका मेयर बन गया है कराची जैसे शहर का। और साथ ही साथ क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शायद वो जगह, वो स्पेस गेन करने की कोशिश की है जो कि एमक्यूएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खाली की गई इस शहर में, जहां से 14 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई थी। एमक्यूएम जो कि हमेशा से जीतती आती थी, अब उसके बाद क्या आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की सियासत तब्दील हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किस तरीके से 9 मई के बाद सियासत तब्दील हुई है। सो वो असरात जो हैं हम इस सूरत में देख भी रहे हैं। और सिर्फ कराची नहीं बल्कि हैदराबाद और सक्खर में भी जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो हमने देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला मुंतखब होते चले गए। बहरहाल एक तो इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के आगाज में, और साथ ही साथ आज पाकिस्तान के सेनेट में ऐवान बाला में एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल जो है वो कसरत राय से मंजूर हुआ है। अगेन इसमें जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ी मुखालफत भी हुई। लेकिन उसके बावजूद अब दो अहम चीज़ें हैं। बड़े दिनों से, बड़े अरसे से हम ये डिबेट देख रहे हैं कि जी इलेक्शन की तारीख पाकिस्तान में कौन देगा, कौन अनाउंस करेगा, प्रेसिडेंट के पास जो इख्तियार है वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का क्या इख्तियार होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन को मजीद एम्पावर किया गया है जो तरमीम आई है, और इसके मुताबिक जो इलेक्शन की तारीख है या तारीखें हैं अगर अलग अलग हैं तो वो ऐलान इलेक्शन कमीशन ही करेगा। और अगर उसके बाद कोई इलेक्शन में तरमीम करनी है तो भी इलेक्शन कमीशन के पास ही इसका इख्तियार होगा। और दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान की सियासत में हमने देखी वो सियासतदानों की नाहली थी, ख़ासतौर से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाहली को लेकर ये बात होती रही। अब उसमें भी एक तरमीम ये आई है कि अगर किसी शिक में किसी सियासतदान की जो नाहली है उसकी मुद्दत मुतय्यन नहीं की गई है तो वो मुकर्रर कर दी गई है मुद्दत, और उसका तयन किस तरीके से किया गया है कि वो नाहली 5 साल से ज़्यादा की नहीं होगी। यानी अगर एक सियासतदान की कहीं पे आइन की किसी शिक में किसी भी बुनियाद पर अगर नाहली हो रही है और उसकी तयन की नहीं किया गया कि 3 साल है या 4 साल है, तो वो ऑटोमेटिकली 5 साल के लिए नाअहल होगा और 5 साल से ज़्यादा की नाअहलियत उसकी नहीं हो सकती है। सो इस पे भी आज काफ़ी डिबेट हो रही है, अपोजिशन की तरफ से काफ़ी इस पर भी बात की जा रही है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से प्रोग्राम में पहले तो बात करते हैं, ऑब्वियसली सिंध के हवाले से स्टार्ट करेंगे, कराची के हवाले से स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर हैं सिंध के, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और हमारे साथ सायरा बानो साहिबा मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं GDA की, MNA हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सईद गनी साहब, सबसे पहले तो आपसे स्टार्ट करते हैं। आपको तो ज़ाहिर यकीन था कि ये होने जा रहा है, लेकिन ये कैसे हुआ है? आप को लग रहा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो एकदम आ जाएंगे, जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे, ये दूसरी तरफ तो कहीं दूर दूर तक इसके आसार नहीं थे, तो ये यकायक हुआ क्या? आप लोगों के हवाले से बार बार वो सिंध हाउस को लेकर भी बड़ी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे भी इल्ज़ाम लग रहा है कि भाई यहाँ पे भी शायद नोट वोट चल गए। पहली बात तो यह है कि जी सिंध हाउस के जो इल्जाम थे, यहाँ तो फिलहाल शायद वजीर आजम बनने थे शहबाज शरीफ साहब, इल्जाम हमसे लगे, तो ये इल्जाम आया पैसे ही होंगे, मुझे नहीं पता कि हमने करोड़ों रुपए दे दिए शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए। ये तो एक बड़ी दूसरी आप कह रही है, देखें
से जो मुलाकात हुई थी हाफिज रहमान की, उसको मेरा ख्याल है कि 15-20 दिन से ज़्यादा हमारे जो इलेक्शन थे कराची के पहले फेज में जो हुए वो 15 जनवरी को खाली हुए। अच्छा, जनवरी से लेके अप्रैल मई तक जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी से नंबर्स में पीछे थी। तब भी वो मानने को नहीं थे कि जी मैं से पीछे हूँ। वो उस वक्त की दलील ये थी कि सीटें हमारी ज्यादा थी, पीपल्स पार्टी दादरी करके से ले रही, लिहाजा मेरा तो अम्मी बनना है, अम्मी मानने के किस्म के नतीजे। जब पीटीआई के साथ उनका अलायंस हुआ तो ये 9 मई के बाद की बात है, जबकि 9 मई से पहले ही जो पीटीआई के बहुत सारे अरकान हैं उन्होंने बरमला खुलम खुला अपनी क़यादत को ये कह दिया था कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं करेंगे। इसका मैं आपको एक सबूत दूं कि जब जनवरी में इलेक्शन हुआ तो फिरदौस शमीम नकवी ने एक ऐलान कर दिया टीवी पर आकर कि हम जमात इस्लामी की गैर मशरूत हिमायत करेंगे। उसके बाद मुख्तलिफ लीडर्स हैं जिसमें फवाद चौधरी पीटीआई में थे, वो भी शामिल थे, फिर आफ्ताब सिद्दीकी जो कराची के साथ वो भी शामिल थे, और भी कई लोग थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं हम जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। टीवी पर भी कहा और पीटीआई के जो मेंबर्स थे उनके सामने मीटिंग में भी कहा कि हम पीटीआई को जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये बड़ा वाज़ेह था कि पीटीआई के अंदर एक वाज़ेह एक जड़ा है, ग्रुप है जो जमात इस्लामी को किसी तौर पर सपोर्ट नहीं करना चाहता है। अब मैं एक सियासी मुखालिफ हूँ जमात इस्लामी का, हमारा कैंडिडेट हाफिज रहमान के सामने इलेक्शन लड़ रहा है। ठीक है, अगर उनकी कोई वीकनेसेस हैं तो मुझे उसका फायदा उठाना चाहिए। मतलब मुझे नहीं समझ आई थी, बाद में मुख्तलिफ लोगों को देख रहा होता हूँ, अजीब किस्म का तासुर ये बनाया हुआ जैसे कि जमात इस्लामी की कोई 193 सीटें थी और वो हार गए। भाई जमात की 193 सीटें नहीं थी, जमात की 130 सीटें थी, पीपल्स पार्टी की 155 सीटें थी। पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी केएमसी में पहले से थी। हमारे साथ नून लीग और जेयूआई तो हमारे 173 वोट हमें पड़े हैं। दूसरी तरफ जमात इस्लामी और पीटीआई का एक मुश्तरका इजलास नहीं हुआ जिसके अंदर उन्होंने अपने 193 मेंबर शो किया। एक इजलास नहीं हुआ। इवन जमात इस्लामी का कोई इजलास नहीं हुआ जिसके अंदर उन्होंने अपने 130 मेंबर पूरे करके देखा। नहीं थे, इख्तलाफात थे, झगड़े थे और उसका फायदा हमें हुआ है, वो फायदा हमें हुआ। अब इसमें अभी ये नई एक शुरू हो गई है। देखिए पूरे पाकिस्तान में 9 मई के बाद खासतौर पे पीटीआई इंतशार का शिकार है, टूट का शिकार है पूरे पाकिस्तान जी। जो चले 18 में लाकर जो दिए गए तोहफे वो तो चले गए, लेकिन वो लोग जो पीटीआई के साथ पैदाइशी इनके साथ थे वो भी छोटे छोटे इनको जाते, बहुत बड़े बड़े नाम इनके साथ जो पुराने थे वो सब चले गए। अब ये तवक्को अब क्यों रख के बैठे हैं? बिल्कुल सही है, जिनके लोग जिनके बारे में ख्याल ही नहीं था, बल्कि आपके वहां से वो अली जैदी साहब चंद दिन पहले ही कहा था, उन्होंने भी छोड़ दी, चले गए, क्या नहीं चले गए, बहुत से लोग चले। अब अगर आप ये देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में लोग टूट का शिकार है, खान को मान नहीं रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उससे अलग ही इख्तियार कर रहे हैं, तो आपने ये कैसे बातों को कर ली कि ये जो 62 लोग हैं वो हर सूरत में के साथ रहेंगे, हर सूरत में वो किसी सूरत में छोड़ेंगे वाल को। तो ये जमीनी हकीकत थी कि और आपने दूसरा कहा कि ऑब्वियसली एक नेचुरल अलायंस जो है वो उनका किसी सूरत भी जमात इस्लामी के साथ बहुत सारे लोगों ने जो बरमला अपने इख्तलाफात का इजहार किया है वो नहीं बन पा रहा था। मैं इस पे ज़रा दोबारा भी आती हूँ, लेकिन सायरा साहब मुझे बताइए कि जो सईद गनी साहब ने बात की है, ठीक है 9 मई के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट का शिकार है, फिर जो कराची में ख़ास तौर से स्पेस मिली है पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम के बाद, पीटीआई के बाद, सो वो तो अगेन सियासत है, जैसे ये पहले भी बात हो रही थी कि जिसको जहां मौका मिलता है फिर वो ये करता है, तो वो उन्होंने एक वैक्यूम क्रिएट किया, उसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ। तो इसमें कहाँ पे क्या गलत क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वो कह रहे हैं कि अभी कहा कि गैर फितरी इत्तेहाद, गैर फितरी इत्तेहाद तो मुझे वफाक में भी नज़र आ रहा है जिसकी तवक्को ही नहीं थी। चलें बहरहाल उसको छोड़ें। बहुत सारी चीज़ें हैं। कल भी एक प्रोग्राम हुआ था तो उसमें जो इल्ज़ामात लगते रहे, जो शेख रशीद साहब ने कहा कि 30 मेंबरान को ख़रीद लिया गया, ये हो गया वो हो गया, तो जो 30 मेंबरान, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस सारे सिनेरियो को पेश कैसे करूं। लेकिन जब हमारा सेनेट का इलेक्शन हुआ था और हमारे कैंडिडेट थे पीर सदरुद्दीन शाह सेनेट के, उसमें तो उस वक्त तो इनकी गवर्नमेंट भी थी और का हुक्म भी था अपने एमपीएस को कि वोट देना है, लेकिन उनके 7 एमपीएस ने वोट नहीं दिए। 2 ने तो वो ज्ञानचंद और इस टाइप के 2-3 थे जिन्होंने बाद में इकरार भी किया कि हमने नहीं वोट दिया। तो अगर उसी वक्त अपनी सफ़ों को खंगालते तो ये नौबत पेश ना आती।
तो मैं इस चीज़ को मान सकती हूँ कि वो 30 इधर उधर हो गए होंगे और ख़ुद हुए होंगे, ज़बरदस्ती या किसी दबाव के तहत नहीं हुए होंगे। इसलिए कि मैं कहती हूँ मैं कि KPK और पंजाब से सिंध की सियासत मुख्तलिफ है। तो मैंने जितने भी लोग देखे PTI में जो यहाँ से आए थे बेसलेस थे, कोई ऐसी बेस नहीं थी वो जिसको कोई थोड़ी किसी पार्टी से कोई दिली एफिलेशंस हो या कोई इकदार हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस वो आए और वो कहते ना कि उनकी लॉटरी निकल आई और उसके बाद वो कुछ भी नहीं बर्दाश्त कर सके। तो बस ये ठीक है, ज़ाहिर है जिसकी गवर्नमेंट है काम भी उसी ने करना है, फंड उनके पास है, सारा कुछ वो है। कि जमात इस्लामी को कल भी मैंने मशवरा दिया था कि मुल्क कौम और आवाम के लिए आप फिर क्या हो गया, ये कोई सियासत है, ये कोई क्या वो कोई जिंदगी और मौत की कश्मकश तो नहीं है ना। इसमें आप इन सियासत में हम आवाम के नाम का जब चूरन बेच कर आते हैं तो उस आवाम के लिए अपनी थोड़ी सी अना और असूल थोड़ा सा साइड पे रखना चाहिए। साथ हो जाते क्या हो जाता, मेयर इनका था तो डिप्टी मेयर जमात इस्लामी का बन जाए, थोड़ा सा तो काम हो जाए। मतलब अगर वो मेरी पार्टी होती तो मैं ऐसे ही काम कर सकते थे, एटलीस्ट मैं थोड़ा सा अपने लोगों को रिलीफ दे दूं जी, बजाय कि अब वो इतनी गर्मी में एक तो वैसे ही लोगों के पास रोजगार नहीं और रोड्स पर आना और अदालतों में जाना। जज साहब ने बोला है कि वो इन ये मुश्किल हालात है, इसमें सब्र करें, तो ये थोड़ा सब्र भी करें और तस्वीर वस्बी घुमाएं, बस ऐसे ही है जी। अच्छा चल सब्र। लेकिन आपकी देखें एक बात मुझे अच्छी लगी और ये वाकई ये मुख्तलिफ ओकेजन्स में खास तौर से ये जो भी PTI वाला पूरा एपिसोड हुआ है इसके बाद ये वाकई साबित हो गई है, लीडरान देखें कि वो किन लोगों को अपनी पार्टियों में जगह दे रहे हैं, अपनी सफ़ों को कंघालें, आपने जैसे वर्ड यूज किया बिल्कुल सही किया कि आप एक इल्जाम तो लगाते हैं कि जनाब इन्होंने खरीद लिया, आप उससे पहले ये देखें, आप अपनी सफ़ों में देखें कि अच्छा चलें फिर आपके पास ऐसे लोग क्यों हैं जिनके खरीदार हैं, आपके पास क्यों बिकने वाले लोग हैं। असल सवाल तो ये आ जाता है फिर। अच्छा मुझे एक और सवाल सईद गनी साहब, ये जो भी बात हुई है इलेक्शंस के हवाले से, जो आज इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर हुआ है, अब आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके की इस पर ऑपोजिशन आ रही है जमात इस्लामी की तरफ से, PTI की तरफ से, तो ये अगेन अदालत में इजीली चैलेंज हो जाएगा कि सेनेट के जो इंतखाबात थे वो सीक्रेट बैलेट से होते और जो ये इलेक्शन थे ये शो फ्रेंड्स के जरिए थे। तो इसमें और उसमें फर्क इसलिए था कि उसमें जिन लोगों ने उसमें वोट दिया उन्हें बंद कर दिया होगा, लेकिन इस इलेक्शन में, मेयर के इलेक्शन में ये सब सामने आ गया कि कौन है जो वोट नहीं देना था, लोग खुल के पहले से कह रहे थे, मैं यही कह रहा हूँ पहले से कह रहे थे। और दूसरी बात बता दूं कि ना वो में छुपे हुए थे ना ही हैक थे। एक PTI के जो अपना मीडिया का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था जिसमें सारे चैनल थे, मीडिया के तमाम रिपोर्टर्स के पास उनकी वो वॉइसेस मौजूद हैं कि किस तरह वो अपनी बातें करते रहे, लड़ाइयाँ उनकी होती रही उस ग्रुप के अंदर। उसके बाद उनके फोन खुले रहे, तमाम मीडिया के रिपोर्टर उनके साथ फोन पे रास्ते में रहे। अब ये कह देना कि जी उठा के ले गए थे, छुपा के रख दिया, तो मुझे कोई एक दरखास्त बता दें, एक बता दें, एक कंप्लेंट बता दें उन्होंने की होगी जो अपने बंदे, तो वो गायब पर नहीं थे, उन्होंने बरमला इजहार किया कि नहीं देंगे। दूसरी बात कर रही है सेनेट में जो बिल, मैं समझता हूँ कि कानून साजी पहले भी ठीक हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेजा जो मुदाखलत है और फिर बेसुकी सी उनकी कुछ ऐसी चीजें आ जाती है सामने जो वाज़ेह नहीं आनी चाहिए, जिसकी बिना पर हुकूमत को या पार्लियामेंट को कुछ ऐसी तरमीम करनी पड़ती है जो शायद आम हालात में करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल एक तरफ जाकर बरी बन के खड़ा हो गया है और वो सुप्रीम कोर्ट के बजाय शायद किसी एक ऐसी जमात का कोर्ट में लगता है, इसकी वजह से इस किस्म की तरमीम करने की जरूरत पेश है, वरना ज़ाहिर ये ना होता तो ये तरमीम। राइट, ठीक है। तो आप कह रहे हैं बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ों में जो है वो सुप्रीम कोर्ट सामने आकर खड़ा हो जाता है। सायरा साहिबा मुझे बताइए कि अभी जिस तरीके से कि जिस में नाहली की मुद्दत का तयन नहीं है, तो एक तो ये चीज़ इसमें सामने आ गई कि फिर नाहली जो है वो सियासतदान की वो 5 साल के लिए होगी, तो नवाज शरीफ साहब भी आ गए, जहांगीर तरीन साहब भी इसमें आ गए, जिसके हवाले से आप लोग भी बात कर रहे थे कि जी उनको रिलीफ मिल जाएगा। एंड सेकेंडली जो इसमें इलेक्शन कमीशन को मजीद एम्पावर किया गया है, सो ये तो एक तरीके से अच्छा ही हो गया कि यहाँ पर हमारे यहाँ यही नहीं तय हो रहा था कि इलेक्शन की डेट किसने देनी है, इदारे ने देनी है, सदर ने देनी है, क्या करना है। इलेक्शन उसको मतलब क्या जरूरत थी, अभी जो आई एम सॉरी जो किरदार रहा है पिछले
4-5 माह से, जब से पंजाब और KPK की असेंबली टूटी हैं इलेक्शन कमीशन का, मुझे नहीं समझ आ रही कि या तो फिर देखिए मैं कैसे आपको बताऊं, मतलब पावर देने से क्या वो होगा, कोई ना कोई अपना बंदा लग जाएगा जो हमारे पाकिस्तान की सियासत है कि जाते जाते वो सुल्तान राजा के बाद कोई ऐसा अपना वो क्या कहते हैं डाई हार्ड वर्कर वहाँ पर आ जाएगा। तो फैसले तो करने हम ही ने हैं, फॉलो कौन कितना करता है ये देखना है। और बाकी ये कि अभी उस दिन जियो में भी ये खबर थी कि जब इलेक्शन कमीशन कहेगा तब वो होंगे, ये तो हुकूमतों का होता है, इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि कब इलेक्शन होंगे। ठीक, अगर उसने नहीं फैसला किया कि अक्टूबर में नहीं होने तो वो दिसंबर में करवा लो या अगले मार्च को करवा लो, तो फिर क्या होगा पता नहीं। खुदा जाने, 5 लोगों के साथ प्रेसिडेंट अब इलेक्शन की डेट नहीं दे सकते, और इलेक्शन कमीशन अगर तारीख देने के बाद प्रोग्राम को तब्दील करना चाहे वो भी कर सकता है। लगता है मौलाना साहब ने कहा कि नेक्स्ट पे मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, उससे पहले सारे इख्तियारात ये इधर से उधर कर रहे हैं। दूसरा उसे क्या कहते हैं कसरत राय, मुझे समझ नहीं आ रही। 8-8 लोगों के साथ सेशन चल रहा होता है, कसरत राय कहाँ से बीच में आ गई। तो मर्जी इनकी कर ले, बाकी कौन से कानून पे अमल हो रहे हैं जो ये बनाते रहे कानून। काम मसला तो तब होगा ना कि जब उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। मतलब आई एम सॉरी, अब तो पहले मैं बोलती होती थी कानून और आइन की बारादस्ती, लेकिन कौन सा कानून इम्प्लीमेंट होते हैं। बस जिस पे करना है वही कहते हैं कि गरीबों पर ही लगता है, बाकी इस वाले कानून में तो कोई आता नहीं है। तो बस जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो इम्प्लीमेंट करवाना चाहेगा उसका हो जाएगा, नहीं तो ना से। जी, और आपको कसरत राय वाले लफ्ज पे बड़ी तशवीश हुई कि कैसे ये तरमीम जो है कसरत राय से मंजूर होगी। चले, थैंक यू सो मच सायरा बानो साहब आपका, सईद गनी साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे जो कि बहुत अरसे से एक इशू चलता आ रहा है, एंड ऑन एंड ऑफ मैंने अपने प्रोग्राम्स में उस पर बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश भी की है, और वो है जो एक बहुत कहना चाहिए बुरे असरात या एक जो रुझान ख़ास तौर से सोशल मीडिया की वजह से हमारे माशरे में पैदा हो रहा है। अगर सबसे पहले आप बात करें पाकिस्तान में सियासत में, माशरे के अंदर या इवन अदरवाइज भी, सड़क पे 2 लोग खड़े हुए होंगे, अगर आपका डिसएग्रीमेंट है तो एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर देंगे। वो सोशल मीडिया पर जो एजेंडाज और जो कैंपेन्स हो रही होती हैं उनका हिस्सा बन जाते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा यकीन कर रहे होते हैं, और वो इस तरीके से एक चीज़ आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में सरायत करती चली जा रही है कि आपको खुद भी समझ में नहीं आ रही। इस सेगमेंट में मेरे पास डॉक्टर फरहान विर्क मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर फरहान विर्क, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज़ के किस तरीके से इनका ट्विटर पे और पूरे सोशल मीडिया पे एक आगाज़ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में। उसके बाद फरहान दरमियान में हो गए गायब और अब एकदम से वापस आए हैं ट्विटर पे। अब जो आज हमने बात करनी है फरहान आपसे कि ये क्या वजह है सोशल मीडिया पे इस किस्म की चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। 9 मई के हवाले से आप देख लें, ट्विटर पे शायद आपको कम नज़र आए, इंस्टा पे आपको कम नज़र आए, टिकटॉक पे आपको भरमार नज़र आती है। एंड आई थिंक वो जो हेट्रेड प्रमोट की गई सोशल मीडिया के थ्रू, उसका नतीजा फिर हमने 9 मई की सूरत में देखा। सो आपने, क्योंकि ये चीज़ मैं अगर ये कहूँ कि PTI के दौर में हम मौजूद रहे इन चीज़ों के, सो व्हाट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड, मुझे तो आप हंसे लेकिन हुआ क्या फिर? नहीं, इस इंट्रोडक्शन का आपका बहुत शुक्रिया। असल में ये था कि तहरीक इंसाफ के इब्तदाई दिनों में चूंकि पार्टी की एक ओवरऑल स्ट्रेटजी थी, उन्होंने कहा, आपने सुना भी होगा कि वो सबको ये कहते थे कि आपने एग्रेसिव रहना है। तो जो जितने भी हमारे सोशल मीडिया के वर्कर्स थे या लोग थे, उन सबको ऊपर पार्टी की आदत से ये हिदायत आती थी कि आपने जी बड़ा एग्रेसिवली अप्रोच करना है, इन लोगों ने मुल्क के साथ ये कर दिया, आपका मुल्क नहीं बचने वाला, मुल्क टूट जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हमारे जो ऑब्वियसली एक वर्कर्स थे उनकी भी एक जेन्युइन मेंटेलिटी यही बन चुकी थी कि जो भी बंदा इनके साथ होता है वो अच्छा होता है, जो बंदा इनके मुखालिफ होता है वो शख्स बुरा होता है। और बेसिकली जो पार्टी की कोर आइडियोलॉजी है वो तो आप आज भी देखिए तो यही है कि इलेक्शन जीत जाएं तो इलेक्शन कमिश्नर अच्छे हैं, इलेक्शन हार जाएं तो वो बुरे हैं,
कोई साथ हो तो वो बहुत अच्छा है, साथ छोड़ जाए तो वो बहुत बुरा है। तो यही जो आइडियोलॉजी है ये फॉलोअर्स में भी ट्रांसलेट होती है कि वो लोग समझते हैं कि जो भी बंदा या जर्नलिस्ट हमारे खिलाफ बात करता है वो हमारा दुश्मन है और जो हमारे साथ बात करता है वो हमारे साथ है। तो जो खिलाफ बात कर रहा है वो बिका हुआ है, वो पेड है, वो है, हर तरह की वो कहानियां उनके ऊपर सुना देते हैं। अब उनकी जो एक ज़हन साजी है वो इस हद तक हो चुकी है कि हम अंदाजा नहीं कर सकते। और इसमें जो हमारे मौजूदा प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें प्रॉपर चेक एंड बैलेंस का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में हमारा जो एक पढ़ा लिखा तबका है वो ट्विटर को ज्यादा इस्तेमाल करता है। ट्विटर पर यह है कि आपको अगर कोई फैक्ट गलत मिलता है तो आपको उसका काउंटर मिल जाता है। इसके मुकाबले में फेसबुक पे आपके पास ऐसे कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है कि कोई पेज के ऊपर गलत इंफॉर्मेशन जा रही है तो कोई दूसरा पेज उसके जवाब में रद्द-ए-अमल देगा और वो जो सेम सेट ऑफ फॉलोअर्स हैं वो चीज देखेंगे। ऐसा नहीं होता। और जो टिकटॉक का इसके बाद हुआ है, ये जो 9 मई के सारा सानिया हुआ, वाकयात हुए, उसके आप देखें जितने भी क्लिप्स हैं, जितनी भी वो वीडियोस हैं, वो सारी टिकटॉक के ऊपर बनी। तो टिकटॉक के ऊपर अब चूंकि वो चीन की कंपनी, बहुत ज्यादा ग्लैमराइज किया गया है कि अगर वो हुआ है, अगर कोई इसमें शामिल भी था तो वैसे प्रेजेंट कर रहा है कि जैसे पता नहीं उन्होंने कश्मीर फतह कर लिया है। जी, मतलब उसका एक तो ये ग्लैमर वाला एक नेगेटिव भी है, लेकिन अगर हम इसे जरा पॉजिटिव होकर सोचें तो उसमें एक अच्छी चीज ये भी है कि वो लोग कैमरों के आगे तो उन्होंने मास्क पहने हुए थे, लेकिन अपनी वीडियो खुद बना के डाल दी जिससे इदारों ने उनको पकड़ लिया। तो लेकिन ये कि वो बेसिकली जो ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे थे, दे वर डूइंग इट फॉर डिजिटल मीडिया क्लाउड। अब उन लोगों को पता है कि यार हमारे जो इन्फ्लुएंसर, हम अगर करते हैं एक खास नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, हमें लोग फॉलो करेंगे तो कल को हमें कंपनीज अप्रोच करेंगी, हम इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं। मैं आपको इस पे बताऊं कि लाहौर की कुछ ख्वातीन हैं जिन्होंने मतलब 9 मई के वाकयात में भी उनका काफी रोल रहा। उनके मुतालिक मुझे आज से 1 महीना पहले पता चला कि यार वो मुस्लिम ब्रांड्स को प्रमोट करने के 2 से 2.5 लाख रुपए पर वीडियो चार्ज करती हैं। ओके, सो बेसिकली क्या था जो सोशल मीडिया, वो पीटीआई को सपोर्ट करती थी, दे सपोर्टेड अ पार्टिकुलर एजेंडा। आपने डिस्कशन को आप बड़ी इंटरेस्टिंग तरफ एक ले गए। एक रुख जिस पे हमें जरूर बात करनी चाहिए कि देखिए, आप लोगों ने, जैसे आपने खुद बताया कि पीटीआई की तरफ से ये सोशल मीडिया को एक्टिव किया गया, यूथ को एक्टिव किया गया। अब मुझे नहीं पता, आप बताएंगे कि उस वक्त क्या सारे पेड मुलाजिम होते थे पीटीआई के जो सोशल मीडिया रन कर रहे होते थे, जो पेजेस बना रहे होते थे, जो यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे होते थे। अब आजकल आप देखें जितने सो कॉल्ड वो यूट्यूबर्स हैं, जो सहाफ़ी बने हुए हैं, जो व्लॉगर्स हैं, अब वो सारे के सारे पीटीआई के चेयरमैन की हिमायत में या पीटीआई की हिमायत में ही ज्यादा वीडियोस बनाएंगे। उनको क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सोशल मीडिया पे जो आपके लोग बैठे हुए हैं वो उनके सपोर्टर्स हैं, क्योंकि स्टार्ट ये चीज वहां से हुई थी। आप जरा से उनके खिलाफ बात कर लेंगे तो आपको हेट कमेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, आपको गालियां मिलना शुरू हो जाती हैं। सो ये वाकई अभी भी उसी तरीके से चल रहा है सोशल मीडिया के। जो इनका इब्तिदा में एक था ना मॉडल, उसमें ये था कि ऑब्वियसली जो लोग पार्टी के डायरेक्टली एम्प्लॉयज हैं या ऑफिस में बैठते हैं वो तो पेड थे, लेकिन जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने हमेशा फ्रीली काम किया है। उनको यही पता था कि जी आप लोग वाकई जहाद कर रहे हैं, आप स्टेटस को के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनको बेसिकली मोटिवेट किया जाता था। फिर जब ये गवर्नमेंट में आए तो गवर्नमेंट में आने के बाद 2 तरह की टीम्स बनी। एक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस वाली टीम थी, वो एक पेड टीम थी, उसको सैलरीज मिलती थी। और एक केपी गवर्नमेंट ने इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया, वो जो उनके अभी के वजीर इत्तलात बता भी चुके हैं कि 5000 से ज्यादा नौजवानों को हमने प्रॉपर सैलरीज पर रखा और उनमें से 1200 लोगों की अभी पिछले महीने पीएम ऑफिस में एक टीम बैठी जी, एक पीएम ऑफिस की टीम थी और एक जो केपी गवर्नमेंट की टीम थी। अब ये जो दोनों टीम्स थी, इनका मतलब चूंकि पीटीआई नहीं हायर किए थे तो इन्होंने कोशिश की थी कि ज्यादा हम अपने लोगों को इसमें आगे रखें। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें यह है कि वही जो लोग हैं उन्होंने उस दौर में, चूंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं, लोगों को पता होता है कि यार इनके पास एक नई चीजें आ रही हैं, नया कंटेंट आ रहा है, डेटा आ रहा है, उनकी एक फैन फॉलोइंग बन जाती है। उसके साथ साथ जो डिजिटल मीडिया एल्गोरिथम्स हैं उन्होंने थोड़ा सा, चूंकि एक पीटीआई की तरफ लोगों का रुझान था, तो डिजिटल मीडिया एल्गोरिथम्स एक पार्टी को प्रमोट करना शुरू हो। ठीक है। अब होता यह है कि आप यूट्यूब पर इस पार्टी के हक में कोई वीडियो डालते हैं तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, चूंकि वो ओवरसीज हैं, ओवरसीज के ऐड रेट्स ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान में आप एक ऐड देखें, हो सकता है आप वीडियो वाले को 1 पैसा मिले, लेकिन वही ऐड अमेरिका में कोई देखता है, हो सकता है उसको उसके 5 रुपए या 6 रुपए मिले। तो उन्होंने जब देखा कि यार इनकी एक ओवरसीज में है, एक फैन बेस बनी हुई है, हम क्यों ना इसके ऊपर कैश बन सकते हैं इस तरह, तो उसके ऊपर उन्होंने फिर वीडियोस बनानी शुरू कर दी। अब उसमें भी मसला ये है कि अगर आप फैक्चुअल ऑथेंटिक वीडियोस बनाकर डालते हो और आप उससे पैसे कमा रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको एक्नॉलेज करता हूं कि लोगों को इससे रोजगार मिलता है। लेकिन मसला ये है कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम सेंसेशनलिज्म के ऊपर काम करते हैं और इसी वजह से ये हुआ कि 9 मई को आपने देखा कि इतनी शदीद डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन पाकिस्तान में फैली के साथ, पता नहीं क्या हो गया, हमारी कायद को ये कर दिया जाएगा, उनके साथ ये होने वाले, तो ऐसी बातें कर करके लोगों में इश्तियाल भड़काया गया और उस तरीके से इन्होंने बेशुमार लोगों ने
मतलब एक 3 दिन के दौरान, एक वो लंदन में रिटायर्ड मेजर साहब है, उनको मैं अक्सर कोट करता हूं कि उन्होंने सिर्फ 1 करोड़ रुपया उन 3 दिनों के दौरान, सोशल ब्लेड के स्टेटिस्टिक्स होते हैं उनके मुताबिक 3 दिनों में। जी। अब उनका वो यूट्यूब चैनल उन्होंने बंद कर दिया है ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस की वजह से, लेकिन वो जो सोशल ब्लेड के स्टैट्स थे वो हमें बताते हैं कि 9 मई को $16,000, 10 मई को $8,000 और 11 मई को भी तकरीबन $8,000 उन्होंने जाली खबरें फैलाकर कमाए। लेकिन ये कि ये जो चीज है इसको काउंटर किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ऐसे है कि इनको शुतर बेमहाल छोड़ दिया जाए। तो कैसे, यही मैं पूछने लगी थी कि देखिए एक दफा आपको याद, एक दफा नहीं खैर कई ऑन सो मेनी ओकेजन्स ये हुआ, टिकटॉक बैन हो गया, फिर यूट्यूब बंद हो गया। सो वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो इलाज नहीं है कि आप बंद कर दें। किस तरीके से करेंगे? देखें बाहर की दुनिया में चेक्स हैं, ये जो बड़े लोग आज आके बात करते हैं ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, दे फॉरगेट कि भाई चाइना में ये ऐप्स नहीं चलते, चाइना में आप करके देख लें या बाहर कहीं करके देख लें आप। वहां पे अभी तो इन्होंने जो 9 मई को किया है, वहां पे एक पुलिस वाले को धक्का दे दें तो वो क्या आपको सजा मिले उसकी। सो ये चीज कंट्रोल कैसे होगी? नहीं, पाकिस्तान में ना मैंने इसकी वजूहात को समझने के लिए काफी रिसर्च की। मुझे जो इसका एक ओरिजिन मिल रहा है वो हमारे एक रट्टा कल्चर और इम्तिहानी निजाम में नजर आ रहा है। होता ये है कि हमारे यहाँ चूंकि बचपन से ही लोगों को रट्टा कल्चर के ऊपर परवान चढ़ाया जाता है कि जो किताबों में लिखा है वो आपने जुबानी याद करना है और पेपर में लिख देना है, तो वही लोग जब सोशल मीडिया पर आते हैं दे लैक क्रिटिकल थिंकिंग। उनको ये नहीं होता कि हमारे तक ये मालूमात आ रही हैं तो क्या हमें इसकी तस्दीक करनी चाहिए या ये जो मालूमात हैं इनको मनोवन हमें आगे से पब्लिश कर देना चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है कि सोशल मीडिया पर लोगों तक जब फेक न्यूज़ पहुंचती हैं, हमारे लोग उस चीज़ को चेक करने की कोशिश नहीं करते। अब जो दूसरे ममालिक हैं वहां पर लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्ड है। अब अमेरिका में आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, बरतानिया में नज़र नहीं आएगी, होगी भी तो एक लिमिटेड स्केल पर होगी, लेकिन उसके मुकाबले में हमारे मुल्क में या भारत में हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा नजर आती है। इसके साथ साथ जो इसमें दूसरी चीज आ जाती है वो ये है कि पाकिस्तान में हमने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ कोई ऐसी ज्वाइंट कोलैबोरेशन नहीं की कि वो हमारे कहने पर काम करें। अब होता यह है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में भारत ने ट्विटर के प्रॉपर ऑफिस अपने उधर खुलवाए। वहां पर जो ट्विटर की इंतजामिया थी वो जब आकर बैठी तो उन्होंने उनके ऊपर FIRs करवाई और उनको पूरा कोशिश किया कि हम उनको प्रेशराइज करें और फिर उनसे अपनी मर्जी के रिजल्ट्स हासिल करें। अच्छा। इस वक्त इंडिया में पाकिस्तान के हजारों अकाउंट्स बैन हैं कि आप इंडिया का ट्विटर खोलें तो आपको उधर पाकिस्तानी अकाउंट्स नजर नहीं आते, कसीर तादाद में अकाउंट्स आपको नजर नहीं आते। और हमारे यहाँ तो वो उनके रिटायर्ड जजेस जो है वो कमेंट्स कर रहे होते हैं, ट्वीट्स कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की सियासत इंडिया में अगर आप इंटरेस्टेड है, वही ट्विटर खोलें तो उधर लिखा आता है दिस ट्वीट हैज बीन विदहेल्ड इन इंडिया ड्यू टू योर रूल्स। अब इसी तरह ही जो टिकटॉक है उसमें चीन ने अपने मुल्क में इतने स्ट्रिक्ट चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हैं कि कोई बंदा सोच नहीं सकता। और अमेरिका में पिछले दिनों कांग्रेसनल हियरिंग हुई, वहां पर उन्होंने टिकटॉक के नुमाइंदों को बिठाया, उनसे सवाल जवाब कर रहे थे कि अमेरिका में हमें टिकटॉक को चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। तो उधर उन्होंने टिकटॉक के तर्जुमान से यह सवाल किया कि अमेरिका में जो टिकटॉक चलता है इसमें तो हमें नाच गाना नजर आता है, ठीक है, लेकिन वही टिकटॉक जो चीन में चलता है उसका जो फॉर यू फ्रंट पेज होता है उसके ऊपर आप एजुकेशनल कंटेंट को प्रमोट करते हैं। तो हमें ये बताएं कि ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है कि अमेरिका में कुछ और चल रहा है और चीन में कुछ और चल रहा है। और पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो जब तक हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हमें प्रॉपर जरूरत है इन मीडियम से चीनी हुकूमत से बात करने की कि हम जो इन प्लेटफॉर्म्स हैं इनको पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक इनको थोड़ा सा हम चेंज करवाएं। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि देखें जैसे हमने स्टार्ट में ही कहा था कि कुछ तो हुआ है ना, बैकग्राउंड है कि एकदम से तो नहीं 9 मई हो गया, उस पर वो फिर तकारीर भी हैं, उसमें सोशल मीडिया पे भी एक पूरी कैंपेन की गई है। और अभी भी आप देख लें, लाइक मैं तो हैरान होती हूँ कि वो लोग सोशल मीडिया पे आर्मी चीफ के हवाले से ऐसी खबरें दे रहे होते हैं कि जैसे उनके सामने बैठ के चीज़ हुई थी, DGISI के हवाले से ऐसा लिख रहे होते हैं कि जैसे उनके सामने ये फैसला हुआ है। एंड आई एम सॉरी नॉट टू बिलिटल एनीवन, बट वो लोग हैं जो कोर के स्पेलिंग कोर कमांडर लिखना है लेकिन कोर भी लिख रहे होते हैं, COR ही लिख रहे होते हैं। सो ये लोग आके बताते हैं आपको, देखिए अब आर्मी चीफ ने ये कर लिया है, DGISI ने ये कर लिया है, अब फलां के साथ ये होगा, 4 दिनों के बाद ये होगा। लाइक जिसका जो दिल करता है, वो जिसके जो दिमाग में सोच आती है वो लिखता चला जा रहा है। इसके ऊपर थोड़ा सा ये है कि जिन लोगों ने ये साइऑप्स करना होता है या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करनी होती है, उन्होंने कुछ बज़वर्ड्स याद किए होते हैं। अब होता ये कि वो जैसे वही मैंने आपको पहले भी एक मिसाल दिया, जी वो अब होता ही है कि सोशल मीडिया पर चूंकि लोगों को एक दानिश्वर बनने का अमूमन आपको नजर भी आता है, एक शौक चढ़ा होता है। तो जिस बंदे ने इकॉनमी पे बोलना होता है उसने 7-8 बज़वर्ड्स याद किए होते हैं, बजट, फिस्कल पॉलिसी, ये वो। इसी तरह जो लोग आर्मी रिलेटेड ये इस तरह का कंटेंट बनाते हैं जो कि बनता भी रहा है, इन्होंने कुछ कोर्स के नाम, कुछ बज़वर्ड्स बताकर लोगों को बताते हैं कि लोग समझें कि यार इसको पता है,
इट हैज़ अ सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी टू इट। लेकिन ऑब्वियसली लोग चेक नहीं कर सकते, और हमारा मसला ये है कि इस कदर ज़्यादा कंटेंट प्रमोट हो रहा होता है एक ही टाइम में कि कोई भी इदारा उसको रियल टाइम में इतनी तेज़ी से नलीफाई नहीं कर सकता कि अगर आप काउंटर करने बैठ जाएंगे आप कितने लोगों को काउंटर करेंगे। तो फिर ये लोग करते क्या है कि अब जैसे मैं आपको एक फर्जी कहानी बता देता हूँ कि इसराइल के एजेंट जेम्स मॉरिसन ने अमेरिका की CIA के एक एजेंट नेटली याहू को बोला कि आप भारत के एजेंट प्रशांत सिंह से रब्ता करें, और प्रशांत सिंह ने पाकिस्तान में पैगाम पहुंचाया कि आप 9 मई के वाकयात। तो मतलब ये कि इस तरह के आप नाम ले लेकर फर्जी कहानियां बता के आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। लोग क्यों बन रहे बेवकूफ? तो ये समझ में नहीं आती कि ये वाली स्टोरीज जो फैब्रिकेटेड स्टोरीज हैं वो अट्रैक्ट क्यों कर रही है लोगों को। इसमें होता ये कि हमारे लोगों को बेसिकली जो PTI का एक तर्ज सियासत भी है, ये एक डेमागॉग स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। आपने तो देखा है ना बड़ा क्लोजली, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। बेसिकली होता ये कि डेमागॉग्स का जो एक नजरिया होता है वो होता है कि दे प्रॉमिस एवरीथिंग टू एवरीवन। ठीक है, हर बंदे को हर चीज का वादा कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम आएंगे तो मुल्क की मईशत बदल देंगे, लेकिन जब आप उनसे प्लान पूछेंगे कि रोड मैप किधर है तो वो उनके पास नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है कि आपकी सोसाइटी की सेगमेंटेशन है, आपकी सोसाइटी में कंजर्वेटिव लोग भी हैं और लिबरल लोग भी हैं। अब हर बंदा अपने नजरिए के मुताबिक उसको ट्रांसलेट करता है। अब एक जो कंजर्वेटिव है वो समझेगा कि यार ये ना हुकूमत में आकर इस्लामी माशी निज़ाम नाफिज करेंगे और उससे मीशत हमारी ठीक होगी। जो लिबरल है वो कहेगा कि यार ये जो लिबरलिज्म की पॉलिसी है उसको लेके आएंगे और उससे हमारी हुकूमत ठीक होगी। इसी तरह एक इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कहेगा यार ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ का फार्मूला लेकर आएंगे, और उसी तरह एक और बंदा है जिसका ताल्लुक किसी और शोबे से, और वो तो होता ये है कि ये हर तबके के अंदर अपना एक सेपरेट इमेज बनाकर रखते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है कि वो हर तबका समझता है कि यार ये शख्स मेरे साथ ही मुखलिस है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो आपको फिर नजर आता है कि रिजल्ट कोई नहीं, 4 वजीर खजाना है, 8 चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी चेंज हो रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। अब ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों का फिर हमें एक सोशल मीडिया के ऊपर लोगों का एक रद्द-ए-अमल नजर आता है। अब इसके ऊपर अमेरिका में एक बड़ी मशहूर वाकया है 2011 का कि वहां पर एक प्रीस्ट थे, उन्होंने कहा कि जी मार्च के महीने में क़यामत आ जाएगी। ठीक है। अब उनके जितने फॉलोअर्स थे वो मतलब इस कदर उस चीज को मानना शुरू हो गए कि एक नौजवान लड़की थी उसने प्रॉपर सुसाइड कर ली कि जी मार्च में क़यामत से पहले। अब क्या हुआ कि जब मार्च का महीना आया, वो डेट आई 21 मार्च 2011, तो वो क़यामत नहीं आई। हेरल्ड कैंपिंग उनका नाम था प्रीस्ट। अच्छा, अब मीडिया गया उनके फॉलोअर्स के पास। मीडिया के जहन में ये था कि यार हम उनसे जब बात करेंगे तो शायद उनके फॉलोअर्स को समझ लग गई हो कि यार ये गलत बात कर रहे हैं। अब फॉलोअर्स ने कहा कि नहीं, वो असल में उनसे कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, आप जरा ना थोड़ा सा वेट कर लें फिर क़यामत आ जाएगी। खैर वो जो प्रीस्ट थे उन्होंने कहा कि अब अक्टूबर के महीने में क़यामत आ जाएगी। उनके फॉलोअर्स ने फिर इंतजार करना शुरू कर दिया। अब जब अक्टूबर का महीना आया तो उन्होंने फिर देखा तो क़यामत नहीं आई। अब मीडिया को यकीन था कि पिछली दफा तो इन्होंने बोला कि तारीख में गलती है, लेकिन अब दोबारा तारीख है ये तो अब तो ये मान जाएंगे। लेकिन इस दफा उनके फॉलोअर्स ने मीडिया को ये जवाब दिया कि वो जिस क़यामत का जिक्र कर रहे थे वो रूहानी क़यामत थी, हम दुनियावी क़यामत की बात नहीं। और एट द एंड वो जो प्रीस्ट थे जिन्होंने क़यामत की डेट दी, उन्हें खुद सामने आकर बोलना पड़ा कि यार वो एक गलत बात थी, ऐसा कुछ नहीं था, मैं झूठ बोल रहा था। तो यानी अवाम जो हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, वो खुद ही मुख्तलिफ तौजीहात और एक्सक्यूजेस ढूंढ लेंगे, पेश करना शुरू कर देते हैं। इसको कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। पाकिस्तान में हमें ये चीज अब बहुत ज्यादा नजर आ रही है कि वो लोग जिन्होंने देखा कि यार इतने बड़े बड़े वादे किए गए और उसके ऊपर अमल नहीं हुआ, तो होप बेची ना जी अवाम को, जिसकी जरूरत थी शायद। जी अवाम को भी नजर आया कि भाई मसीहा है। अब वो यही है कि वो जब उनको एक चीज नहीं मिलती तो वो फिर तरह तरह की तौजीहात ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि यार अब होगा तो फिर शायद ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से अब हमारे लोगों को रियलिस्टिकली सोचना चाहिए, हमें क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जाना चाहिए और हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमारी जो फ्यूचर पोलिटिकल पार्टीज हैं वो सिर्फ खाली वादे नहीं करेंगी, दे वुड प्रोवाइड अ कंप्लीट रोड मैप। हम मतलब बैठकर ये डिस्कस कर रहे हो कि आपकी पुलिस रिफॉर्म्स की पॉलिसीज क्या है और उसको 3-4 और लोगों के साथ मिलकर वो पॉलिसी, अलग अलग पार्टियों की पॉलिसीज डिस्कस करें और उससे हम रिजल्ट्स निकालें कि यार हाँ ये वाली जो पॉलिसी है ये पाकिस्तान में लगनी चाहिए, बजाय इसके कि हम ऐसे वादों के ऊपर। मुझे फरहान एक चीज बताइए, अभी मैं पिछले दिनों देख रही थी, स्टैटिस्टिक्स ऑब्वियसली करेक्ट भी कर दीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, कि आपकी आबादी इस वक्त आप कहते हैं कि जी 22 करोड़ है। 22 करोड़ में से 4 मिलियन 40 लाख लोग जो हैं ट्विटर पे, मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स देखे, ऐसा ही है, ठीक है, 40 लाख लोग जो हैं वो ट्विटर पे। इसमें से भी आधे से ज्यादा अकाउंट्स कहा जाता है कि वो इनएक्टिव हैं, ठीक है, समझे आधे इनएक्टिव हो गए, पीछे कितने रह गए? 20 लाख, ठीक है, 2 मिलियन। अब 20 लाख में ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो कि एक बंदे ने 4 बनाए हुए। अगेन उस पे भी आ जाए, कितने कम कर लेंगे 20 लाख में से आप? 16 लाख जो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। 16 लाख में से अब कितने बॉट्स हैं?
और कितने सही मानों में रियल ह्यूमंस जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, ये एक चीज़। और 22 करोड़, आप 16 लाख भी चलें कह दें, 20 लाख भी कह दें, 40 लाख लोग भी कह दें, रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, इस पर ना थोड़ा सा आ जाता है कि ये जो कंटेंट आपको स्पेसिफिकली ट्विटर पर नजर आता है, ट्विटर प्रॉपर नेरेटिव लीडर है एज कम्पेयर टू अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ट्विटर पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर इंटेलेक्चुअल तबका हमारा बैठा हुआ है, तो जितने भी बाकी प्लेटफॉर्म्स के क्रिएटर्स हैं वो ट्विटर से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। तो अगर ट्विटर पर आपको एक चीज नजर आती है तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह कि उसका सोसाइटी लेवल के ऊपर इतना खास इंपैक्ट आपको नजर नहीं आता। लेकिन होता ये है कि वो जो एक फेक न्यूज का या कोई भी गलत किस्म का नैरेटिव ट्विटर पर आता है, वो ट्विटर से लोग पिक करके फेसबुक पे भी डालते हैं, वही नैरेटिव वहां से पिक करके लोग टिकटॉक के ऊपर भी डालते हैं। तो वो जो रीच है वो उन 1.6 मिलियन अकाउंट से बढ़ के वो दोबारा से 5 करोड़ या 6 करोड़ लोगों तक चली जाती है। अभी भी मतलब मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ट्विटर के ऊपर अक्सर ऐसी अफवाहें फैली हैं, मैं उनसे बात करता हूं तो वो मुझे बता रहे होते हैं यार वो जो चीज थी वो हमने ट्विटर के ऊपर देखी। मैं आपको एक हालिया वाकया बताऊं, बड़ा अफसोसनाक वाकया है। 8 जून को हमारे एक डॉक्टर हैं पेशावर से, डॉक्टर जुबैर उनका नाम है, वो बेचारे दरियाए काबुल में नहाने गए और वहां पर डूबकर उनकी वफात हो गई। अब क्या हुआ कि सोशल मीडिया के ऊपर उनकी तस्वीर लगाकर ये बोलना शुरू कर दिया गया कि 9 मई को ये डॉक्टर जुबैर साहब लाहौर से अगवा हुए और अब उनको जो है मार दिया गया और उनकी जो तस्वीरें वो वायरल की गई। अब जिस शख्स ने ये फेक खबर लगाई उसको ट्विटर पर 7 लाख लोगों ने देखा, लेकिन जब उसका काउंटर किया गया तो उसको सिर्फ 60,000 लोगों ने देखा। तो आपके जो 6,40,000 लोग हैं बीच में से, वो 6,40,000 लोग यही समझते हैं कि हमारे साथ इस तरह का सलूक हो रहा है। हाँ। कल को अब अल्लाह ना करे कोई जिस तरह 9 मई का वाकया हुआ, 9 मई में वो जो एक मुझे नाम भूल रहा है, इमरान महबूब, जिनको उन्होंने कहा कि जी ये तो ISI के बंदे हैं, इन्होंने आके करवाया है, वो असल में खुद PTI का कोई ओहदेदार था। तो अब होता यह है कि वो जो 6,40,000 लोग हैं जिन तक वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही, वो रियासती इदारों के मुतालिक किसी और सोच के साथ और अब इसी तरह ही पिछले दिनों में आपको एक और मिसाल, मुझे एक ब्रेक लेनी है फरहान, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। डॉक्टर फरहान विर्क हमारे साथ मौजूद हैं और फरहान से हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलना शुरू हो जाती है और आजकल जो कि रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जिस तरीके से मुख्तलिफ फोरम्स पे आपको नज़र आती है, और इंटरेस्टिंगली जो ये बात बता रहे थे कि अगर आप नेगेटिव ख़बरें, झूठी ख़बरें, गलत ख़बरें, फैब्रिकेटेड स्टोरीज डाल रहे हैं तो आपको बड़े लोग जो हैं वो देख रहे हैं, व्यूज़ मिल रहे हैं आपको ऐसी ख़बरों पे, चाहे वो वीडियो है या आपने कोई पैगाम लिखा हुआ है। लेकिन अगर कहीं पर भी उसकी दुरुस्तगी की जाती है, कोई तस्सीह हो जाती है, तो उसके व्यूज़ बड़े कम आते हैं। लोगों का शायद इंटरेस्ट नहीं है या लोग जो है वो झूठ की तरफ ज्यादा माइल होना शुरू हो गए। सो ये फिनोमेना हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सेकेंडली PTI के दौर में फरहान बता रहे थे कि ऑब्वियसली KPK में भी और यहाँ PM ऑफिस में भी टीम्स बैठी हुई होती थी और किस तरीके से वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है और PTI का नैरेटिव प्रमोट करना है, वो पेड मुलाजमीन जो हैं वो उनके होते थे और ऑब्वियसली वो सरकारी वसाइल से उनको तनख्वाहें वगैरह दी जा रही होती थी। फरहान मुझे बताइए कि साबिक खातून अव्वल का इसमें कितना किरदार था? जी देखिए, मेरा अरसलान बेटा वाली ऑडियो से मैं पूछ रही हूं। वो मैंने ऑडियो बिल्कुल सुनी तो हुई है, लेकिन वो ये था कि जब वो आई थी उस दौर में चूंकि मेरा PTI से ना आहिस्ता आहिस्ता मैं इनसे साइड पर होना शुरू हो गया था। आप क्यों ऐसे साइड पे हुए थे? आप बुनियादी तौर पर हुआ PTI से इख्तियार की? हुआ ये था कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं CSS के एग्जाम्स दूं। अच्छा। तो मैं पार्टी के जो बयानिया था उसे वैसे ही मैं सियासत से वैसे ही साइड पे हो रहा था। फिर कुछ ये था वक्त के साथ साथ मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की, जैसे आपको पता चलता है कि इनकी हुकूमत के स्टार्ट में जो IMF से डील इन्होंने करनी थी 8 महीने लेट कर दी, जिसकी वजह से उस दौर में पाकिस्तानी करेंसी तकरीबन 25% डेप्रिसिएट हुई। 2018 में पाकिस्तान की जो माशी तबाही थी उसका आगाज हो चुका था। उसके बाद ये उस्मान बुज़दार साहब को किस क्राइटेरिया, किस मेरिट के तहत वज़ीर आला बनाया गया, ये हमारे नज़दीक एक सवालिया निशान है। फिर आप मुझे बताएं कि इन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स का वादा किया, कोई पुलिस रिफॉर्म्स नहीं आई। ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स का वादा किया, कोई रिफॉर्म्स नहीं आई। कोर्ट रिफॉर्म्स का वादा किया, कोई रिफॉर्म्स नहीं आई। तो पाकिस्तान में जो इनका एक बुनियादी रिफॉर्मिस्ट एजेंडा था वो हमने इंप्लीमेंट होते हुए नहीं देखा।
तो ये ऐसी चीजें थी जिनको कोई भी बंदा So जस्टिफाई you नहीं were कर not a blind follower, जैसे आजकल ज्यादातर लोग नजर आते हैं। आपको नजर आया कि ये नहीं हो रहा है तो आप साइड पे हो गए। बेसिकली ये जो एक कल्ट क्रिएशन स्टार्ट हुई है ये तकरीबन आज से 1.5 साल पहले स्टार्ट हुई है। जब वो हुकूमत से गए हैं तो पाकिस्तानी अवाम का एक थोड़ा सा ये कि हमारे लोग जज्बाती हैं, दे गेट सेंटिमेंटल, उनको इन्फ्लुएंस करना आसान होता है। तो उस वक्त ना एक जो बयानिया आज से 1.5 साल पहले बनाना शुरू किया गया वो इस तरह से था कि जी एक शख्स है वो डायरी लेकर निकल रहा है, उसके साथ जी अवाम उसके साथ खड़ी है, बड़ी ज्यादती हो गई है, ये हो गया। तो लोगों को प्रॉपर उनकी जहन साजी की जाती रही है पिछले 1.5 साल के दौरान। और इस अरसे के दौरान फिर लोगों को एक एंटी आर्मी नैरेटिव एक परवान चढ़ाया गया, एक वो मजलूमियत वाला थोड़ा सा नेटिव परवान चढ़ाया गया। और फिर जो 9 मई को हुआ ये उसका एक एंड पॉइंट था कि लोगों को इस कदर गलत खबरें फीड की गई कि लोग समझ बैठे कि यार शायद वाकई हम कोई जेन्युइन चीज कर रहे हैं। जैसे अब आपको अक्सर सोशल मीडिया पे नजर आता होगा कि तुर्की में जी उनकी लोगों ने फौज के खिलाफ बड़ी बगावत कर दी, आपने वाकई टैंकों के आगे आ गए। उसकी जो एक रियल स्टोरी है वो ये है कि तुर्की की सिर्फ 1.5% जो आर्मी थी उसने बगावत की। बिल्कुल सही। तुर्की की जो 98.5% आर्मी थी वो तैयब उर्दगान के साथ खड़ी थी। तो वो जो 1.5% लोग थे उनके खिलाफ आर्मी ने भी एक्शन लिया और लोगों ने भी एक्शन लिया। वही ना, हमारे यहाँ तो यही तो करना चाह रहे हैं बड़े लोग जो है वो आके बगावत पे तो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई फौज में बगावत हो। तो ये जो है ये इनका एक सिंपलिस्टिक नैरेटिव होता है कि लोगों को इजीली बता दें कि यार ये चीज है जो कि मसले का प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन अगर आप ये कर दोगे तो फिर बड़ा चीजें अच्छी हो जाएंगी। और ये चीजें हमें माजी में भी नजर आती नहीं कि हिटलर की भी यही एक स्ट्रेटेजी रही कि वो लोगों को बताता था कि यार ये एक तबका है जो कि आपके सब मसाइल की जड़ है। तो ये लोग करते हैं इस तरीके से। इसके ऊपर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि 9 मई के बाद से अभी तक भी रियासती इदारों के खिलाफ जो नफरत का एक अमल है वो जारी है। अब ये एक लड़का आपने सुना होगा कि जी जिना हाउस में उसने मोर चोरी किया और जी उसका जी बड़ा जी 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 बिल्कुल कि जी उसको मार दिया। हालांकि वो भी झूठी खबर। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में इस वक्त 90% लोग यही समझते हैं कि उसको मिलिट्री मारने का तो एक अलग है, उसको मिलिट्री कोर्ट से 10 साल कैद की सजा हो चुकी है। मारने की भी वो एक तस्वीर डाल दी कि ये जी उसकी लाश है, हालांकि वो एक मारने वाली है और एक फिर उसके साथ आजकल जो फैलाया गया है वो ये है कि उसको 10 साल कैद की सजा मिलिट्री कोर्ट से हो चुकी है, हालांकि अभी किसी को सजा नहीं हुई। तो इस तरह की बातें करके लोगों को इश्तियाल दिलाया। लेकिन आर यू होपफुल, जैसे हमें लगता है कि ऑब्वियसली जो एक्शन होना शुरू हुआ है कि वो सही है, जो लोग वाकई रियासती इदारों के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं या फिर बगावत पे उकसाने की कोशिश करते हैं, लोगों को इस लाइन पे डालते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हैं उनको भी ये जहन में रखना चाहिए कि भाई उनके खिलाफ भी अब ये चीजें होंगी, कोई भी इस चीज से बचेगा नहीं कार्रवाई से। ये जो अभी 3 दिन पहले अरेस्ट हुआ लंदन में, ये इस चीज का बड़ा वाज़ेह सबूत है कि ये लोग जिस तरह से पाकिस्तान में लोगों को इश्तियाल दिलाते रहे हैं, इससे पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता था। और अब ये कि अभी जो लोग बेचारे पकड़े गए हैं इनमें भी हमें एक दफा देखना पड़ेगा। अलबत्ता ये मेरी एक अपील भी है कि जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनको तो सजा दी जाए, लेकिन जो लोग बेचारे इस तरीके से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं उनको छोड़ना चाहिए। और जो सबसे सख्त सजा है वो उन लोगों को दी जानी चाहिए जिन्होंने इनको मुश्तइल किया और जो इनको आगे लेकर है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर फरहान विर्क हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो नफरतें फैलाई जा रही हैं, जो इश्तियाल अंगेजी की तरफ लोगों को रागिब करने की कोशिश की जाती है, वो किस तरीके से होता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसको आप किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, उस पर आज हमने बात की है। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे इजाजत दीजिए, आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।